नमस्कार, महाबहस में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। 2019 के आम चुनाव में एक साल से भी कम का समय बचा है और यही आखिरी समय अपनी अपनी सियासी ताकत को तौलने का सही समय मालूम होता दिखा तो 4.25 साल पुरानी मोदी सरकार के खिलाफ टीडीपी और कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ले आए। लोकसभा में पूरे दिन दंगल दिखाई दिया। कांग्रेस की तरफ से बाजू चढ़ाए राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला तो बीजेपी की तरफ से भी राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण सामने आए। सभी को पीएम मोदी के पलटवार का इंतजार है। इधर सुबह से ही पूरे देश की नजर लोकसभा के नजारे पर टिकी हुई है क्योंकि 2019 के लिए मुद्दे और दोस्त यहीं से तय होते दिख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं आज क्या रहा सुर्खियों में। अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे राहुल गांधी। राहुल गांधी अपना भाषण खत्म कर पीएम मोदी से गले मिले। जादू की उस झप्पी पर हंगामा थमा भी नहीं था कि सदन में आंख मारने के विजुअल को लेकर जमकर बवाल मचा। तो क्या रहा सुर्खियों में यह हम आपको बता रहे हैं। गले मिले राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के पास जाकर के और उसके बाद का दृश्य जो कि सामने आया आंख मारने का, और उसके बाद मुस्कुराए भी राहुल गांधी। तो क्या रहा सुर्खियों में यह हम आपको इन दो तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी गले मिले, प्रधानमंत्री मोदी की सीट तक पहुंचे, वहां पर गए और बातचीत की और गले मिले। और दूसरी तस्वीर आंख मारने की है जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं राहुल ने लोकसभा में किस तरह पीएम मोदी को निशाने पर लिया। एक नया जुमला स्ट्राइक कहां चले गए कहां? एक नया जुमला स्ट्राइक, एमएसपी का जुमला स्ट्राइक। और हिंदुस्तान के किसानों को मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बाकी प्रदेशों के किसानों को मैं बताना चाहता हूं कि एमएसपी में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में आपको 10,000 करोड़ रुपए का फायदा दिया है। कर्नाटक की सरकार ने, सिर्फ एक प्रदेश ने 34,000 करोड़ रुपए अपने किसानों को। अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं। पहले एक नया जुमला स्ट्राइक, पीएम मोदी पर निशाना। हम आपको सुनवा रहे थे कि राहुल गांधी ने किस तरीके से संसद के अंदर शब्दों का प्रयोग करके प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और किस तरीके से अपनी बात को अपने अंदाज में उन्होंने रखने की कोशिश वहां पर की। और सीधे हम रुक करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास जो कि हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ जी, सबसे बड़ा सवाल यह कि दिन भर जो दंगल हमने देखा, जो तस्वीरें हमने देखी और राहुल गांधी के भाषण को भी हमने सुना और उसके बाद गले लगने की तस्वीर को भी देखा, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के जो कोशिश हुई वो भी देखी, क्या समझा जाए इन सबको देखने के बाद? अनुपम, मुझे लगता है जिस उद्देश्य से ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो उद्देश्य आधा तो पूरा हो गया। आधा जो बचा है वो अभी 9 बजे के बाद जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो पूरा हो जाएगा। विपक्ष ने अपने दोस्त, अपने मुद्दे और 19 के लिए अपना नारा भी तय कर लिया। आज लोकसभा में आज विपक्ष ने ये तीनों काम कर लिए। दोस्तों की पहचान भी हो गई, कौन पूरा साथ है, कौन आधा साथ है, कौन कतई साथ नहीं, ये पाला खिंच गया सीधे सीधे। मुद्दे 19 के लिए, और 19 क्यों, दिसंबर 18 राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उन चुनावों के लिए भी एक पूर्व पीठिका तय हो गई और नारा भी तय हो गया। राहुल गांधी ने कहा चौकीदार नहीं भागीदार। मुझे लगता है ये 19 के चुनाव में विपक्ष का कहीं ना कहीं प्रचार का केंद्र बिंदु होगा।
यह प्रस्ताव आया ही सिर्फ इतने के लिए था। इसको लाने वाले भी जानते थे कि यह प्रस्ताव सरकार की उम्र तय नहीं कर सकता, और सत्ता पक्ष भी जानता था कि यह प्रस्ताव हमारी उम्र नहीं तय कर सकता। अंक गणित साफ है। और फिर जब बीजू जनता दल और शिवसेना एब्सटेन करने की बात कर चुके हो, तो उसके बाद तो इस प्रस्ताव का अंक गणितीय महत्व लगभग समाप्त प्राय हो जाता है। 3 चीजें थी जिनके लिए प्रस्ताव आया। मुद्दे, उसको आप अंग्रेजी में कहें तो 2019 के लिए पॉलिटिकल नैरेटिव क्या हो देश के सामने, वो तय करना था दोनों खेमों को, कांग्रेस और विपक्ष को और एनडीए को, भाजपा को। वो तय कर देंगे। मित्रों की पहचान हो जाएगी, कौन हमारे साथ नाव पर सवार है कौन नहीं, एनडीए के पक्ष में भी और गैर भाजपा दलों के मामले में भी, और नारे भी तय हो जाएंगे यहीं। इसलिए मैंने कहा आधा काम राहुल जी कर गए, आधा मोदी जी कर जाएंगे। ये कवायद पूर्ण हो जाएगी, इसका लक्ष्य जो है वो साध लिया जाएगा। इतना ही उद्देश्य था और इतना ही इससे हो भी सकता था। इसके अतिरिक्त डिवीजन में किसी की रुचि नहीं। मतदान में देश में भी आप किसी से पूछिए, वो किसी की ये उत्कंठा नहीं। या वाजपेयी जी के समय जो नो कॉन्फिडेंस आया था, या देवेगौड़ा के समय जो नो कॉन्फिडेंस आया था, मैं सदन में था एक पत्रकार के नाते मीडिया गैलरी में, तब जो सेंसेशन था, जो उत्कंठा थी, वो वोटिंग पर थी। आज वोटिंग पर उत्कंठा नहीं है। आज देश में 2 उत्कंठाएं थी इसको लेकर, राहुल गांधी का भाषण सुनना है देश को और मोदी जी के भाषण को सुनना है। इसलिए मैंने कहा आधा हो गया, आधा बाकी है। मुकेश नायक साहब, मुकेश जी आप तक आवाज आ रही है? जी हां, आवाज आ रही है जी। मुकेश जी, राहुल जी ने बड़ा ओजस्वी भाषण दिया, एक मैं कहूं अच्छे ढंग से अपनी बात कहने की कोशिश की, मुद्दे भी तमाम उठाए, फोकस्ड भाषण दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री की आसन पर जाकर उनसे गले भी मिले। वहां तक मामला ठीक रहा, लगा कि राहुल गांधी ने कुछ हासिल किया। लेकिन उसके बाद अचानक एक तस्वीर आ गई जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी अपनी सीट पर बैठकर अपने किसी साथी सांसद को आंख मारकर मुस्कुरा के कुछ संदेश दे रहे हैं। उस तस्वीर के बाद लगा कि जो कमाया था वो गवा दिया। नायक साहब, मैच्योरिटी पर सवाल उठा, ये संसद है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जी कैसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग विधानसभा में अनेक सालों से बैठते हैं, लोकसभा के सदस्य बैठते हैं, सदन में जब युवा लोग बैठते हैं तो आपस में व्यंग, विनोद, मजाक, इशारे सब चलता है। कोई इसमें सीरियसनेस कम होने की बात नहीं है, कोई इसमें अभद्रता की बात नहीं है, और ये किसी असंसदीय आचरण में भी नहीं आता है। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो मुख्य रूप से सवाल उठाए, एक तो बेरोजगारों का सवाल उठाया। नायक साहब मुझे याद दिला दो, नायक साहब मुझे याद दिला दो, गांधी परिवार के इतने लोग इस सदन में बैठे, जवाहरलाल जी बैठे, इंदिरा जी बैठी, राजीव गांधी बैठे, संजय बैठे, सोनिया जी बैठी, कभी किसी ने आंख मारी? कभी किसी ने आंख मारी क्या? भंगिमाओं को और बॉडी लैंग्वेज को या इतने बड़े नेता ने किसी पार्टी का रहा हो आंख मारी क्या? जरूरी थोड़ी है कि किसी ने आंख नहीं मारी तो वो इशारा नहीं करे। आप तो साहब अविश्वास प्रस्ताव पर इसी में फंस कर रह गए। इतना बड़ा अविश्वास प्रस्ताव है, देश के बारे में बहस चल रही है, जरा उसके बारे में वही तो मैं कह रहा हूं, जरा कुछ अविश्वास प्रस्ताव डिबेट करें यहाँ। ठीक है, उस पर भी आएंगे।
मुकेश नायक साहब उस पर भी आएंगे, लेकिन ये तस्वीर भी पिक्चर ऑफ द डे है जिस पर चर्चा हो रही पूरे देश भर में, इसलिए इस पर मुझे चर्चा कर पड़े। निहोरा यादव साहब हो रही और बहुत जी, ठीक है मुकेश साहब आएंगे आपके पास। यादव जी, ये पता था कि नंबर नहीं है, फिर भी अविश्वास प्रस्ताव आया, विपक्ष को क्या हासिल हुआ इससे, एक सवाल, और भाजपा को क्या हासिल होगा, दूसरा सवाल। नहीं, हाँ, ये बात सही है अमिताभ जी कि विपक्ष के पास संख्या बल नहीं था, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाकर जो प्रोपगंडा करने की कोशिश विपक्ष ने किया है उससे नुकसान ही इसको हुआ। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार एनडीए के पास बहुमत है और एनडीए ने जो काम किया 4-4.5 साल देश में, तो जनता आज भी एनडीए पर, प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करती है। और एक सबसे बड़ा सवाल आपने खड़ा किया, मुझको लगा था, मैं डिबेट देख रहा था कि नई परंपरा की शुरुआत राहुल जी ने किया, लेकिन जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद जिस स्टाइल में अपने सीट पर गए, शायद आपने बॉडी लैंग्वेज देखा होगा कि नहीं देखा, मैं देखा, और जिस प्रकार जाकर वहां हंसे और आंख मारने का काम किया, मुझको लगता है कि पार्लियामेंट के गरिमा को गिराने का काम उन्होंने किया। देखिए, लोकसभा देश के जनता के भावनाओं का प्रतीक है, और उस प्रतीक को अगर कुचलने का आप काम करते हैं तो कहीं न कहीं जनता के भावनाओं को कुचलने का काम करते हैं। आज राहुल जी ने कुचलने का काम किया और जो संदेश दिया अपने सीट पर बैठकर, वो देश में अच्छा संदेश नहीं गया। जी बिल्कुल ठीक बात। यार साहब आपके पास आएंगे। बुची लिंगम साहब हैं हमारे साथ, टीडीपी के नेता हैं, हमने विशेष तौर पर उनको आमंत्रित किया क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो मंजूर हुआ वो तेलुगु देशम पार्टी का प्रस्ताव है। बुची लिंगम साहब, नंबर नहीं है ये आपको भी पता था, चंद्रबाबू नायडू को भी पता था, नमस्कार, राहुल गांधी जी को भी पता था, फिर क्यों, फिर प्रस्ताव क्यों लाए? आज ने भारतीय गणतंत्र के इसमें आज ये संसद में हम जो लाए सो मुद्दा है, आज ये बहुत भारत देश में चर्चा हो रहा है। आंध्र प्रदेश के पास आज ने भारत सरकार 4 साल से क्या क्या किया है, 4 बजट आने के बाद भी जो बाइफरकेशन एक्ट में जो बने सो उसके मुद्दा पर आज जो सरकार ने क्या क्या राय कर रहा है, इसको बताने के लिए आज हमारा प्रस्ताव गल्ला जयदेव जी ने आज प्रस्ताव किया था। जो प्रस्ताव किए सो उसके लिए आज जो सरकार ने उसका जवाब देना चाहिए। जो मुद्दा था आज क्यों बाइफरकेशन एक्ट में जो जो वादा किए हैं पार्लियामेंट के अंदर जब होने का वो जो भी है ना, आज स्पेशल स्टेटस के लिए जी, अच्छा बुची लिंगम साहब इतना पैसा दिया बोले जी राजनाथ सिंह जी, बुची लिंगम साहब एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पूरा नो कॉन्फिडेंस मोशन 2 तस्वीरों में उलझ गया, एक जादू की झप्पी और दूसरा आंख मारना? मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं जी, आज ने आंध्र प्रदेश के साथ ये भारत सरकार क्या क्या किया है बोल के वो बताने के लिए हमने आज ये प्रस्ताव लाया है। ये प्रस्ताव के बारे में जो आंध्र प्रदेश के साथ ना इंसाफी हो रहा या स्पेशल स्टेटस हो दो, पोलवरम के लिए क्या कितना पैसा दिए, कितना पैसा देना चाहिए, आज अमरावती स्टेट के लिए जो नगर बनाने के लिए आज प्रधानमंत्री के
साथ मुचलिंगन जो साहब, तिरुपति में वादा किए सो है, वो वादा के बारे में बोलने से। मुचलिंगन साहब, आप बहुत सीनियर लीडर हैं टीडीपी के, बोलिए। जितनी बातें आज आपके सांसद ने नो कॉन्फिडेंस मोशन की बहस की शुरुआत में उठाया, ठीक जी बिल्कुल मुझे मालूम है, जितनी बातों को आज उठाया आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आज इनिशिएट करते हुए डिबेट को, वो सारी बातें तो आप नॉर्मल पार्लियामेंट सेशन में भी उठा सकते थे। नहीं, उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन की जरूरत क्या थी? यही हाउस रहता, यही माइक रहता, वो मौका नहीं दिया ना, वो मौका नहीं दिया ना। मैं पूछने का, वो मौका अगर से दिए तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का जरूरत भी नहीं था। जब भी 4 साल से हमारा पार्लियामेंट के सदस्य ने सदन में कई बार पूछे तो कई बार तय रह गया। चौथा बार जो पार्लियामेंट में जो लगा है बजट, उसमें भी हमारे साथ नाइंसाफी होने से आज हमारे को दूसरा रास्ता नहीं है, हमारा चंद्रबाबू नायडू को दूसरा रास्ता नहीं है। आज पब्लिक को हम एड्रेस करना पड़ता है, हम बोलना पड़ता है क्यों हम जुड़ा है, क्यों वो काम नहीं हो रहा है, किसी लिए हम ये नाड़ अविश्वास तीर्मानम बोल के हम लगाए, सो उसको हम बोलने का जरूरत भी हमारे ऊपर है बोल के आज ने ये प्रस्ताव, ये मुद्दा पार्लियामेंट के सामने लेके आए हैं। जी ठीक, आएंगे आपके पास, दोबारा आएंगे। हमारे साथ कुछ नए मेहमान भी जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से पंखुड़ी पाठक और भारतीय जनता पार्टी से राजीव जेटली, उनके पास भी जाएंगे। मुकेश नायक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का रूल 191 है, वो इसलिए है कि 50 सांसद अगर लिख के देते हैं तो विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव पर देश की वर्तमान स्थिति पर जो रोड मैप तैयार किया है सत्ताधारी दल ने, उस पर चर्चा करने का अवसर मिलता है। ये भारत के इतिहास का 27वां अविश्वास प्रस्ताव है। इसके पहले इंदिरा जी के कार्यकाल में 12 बार अविश्वास प्रस्ताव आया है, पूर्ण बहुमत था उनका। इसके पहले राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब भी अविश्वास जवाहरलाल जी के खिलाफ भी आया। तो अविश्वास पूर्ण बहुमत की सरकार केवल जय पराजय के लिए नहीं आता है लोकसभा में। जी बिल्कुल ठीक, एक बार आया। तो जो अविश्वास प्रस्ताव है ये के हार जीत के लिए भर नहीं होता है, ये विपक्ष का वो हथियार है। ठीक है मुकेश नायक, ठीक है जी, हाँ, ये अधिकार है विपक्ष का और इसका उपयोग होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं पंखुड़ी पाठक का भी स्वागत करूंगा और राजीव का भी। पंखुड़ी पाठक, एक ऐसा अवसर जिसका परिणाम मुकेश नायक जी कह रहे हैं वो बात भी ठीक है, लेकिन जब चुनाव इतना नजदीक हो, दिसंबर में एक सेमीफाइनल होना है 3 राज्यों का और उसके बाद कुछ ही महीने के भीतर जनरल इलेक्शंस, जब इलेक्शन इतने नजदीक हो तो सत्तारूढ़ पार्टी को हाउस के अंदर विजयी घोषित होने देने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना आपको लगता है रणनीतिक तौर पर बहुत अच्छा फैसला है विपक्ष का? देखिए, विजय का पैमाना सिर्फ एक नहीं है कि कितने आंकड़े किसके पास है, कितने नंबर किसके पास हैं। जनता में जो संदेश जा रहा है, और क्योंकि 19 का जैसा आपने कहा चुनाव है, अब बहुत समय नहीं रह गया, जनता में ये संदेश जाना बहुत जरूरी था कि कौन सा राजनीतिक दल किस मुद्दे पे कहां खड़ा है। अब आप देखिए, अगर 2014 की बात करें, कई राजनीतिक दल जो भाजपा के साथ थे आज वो अलग है या कोई और दल साथ आ गए। अब जो पार्टी जो ये प्रस्ताव लाना चाह रही थी, पिछले सेशन से ही लाना चाह रही थी, वो एनडीए की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी और साथ मिलके आंध्र प्रदेश के लोगों से उन्होंने कुछ वादे किए थे, लेकिन जब वो वादे तोड़े गए तो एक जो विश्वास टूटा, उस विश्वास के टूटने पर उनको लगा कि एक इस तरह का प्रस्ताव लाना चाहिए। और भी कई वादे 2014 के चुनाव में जो किए गए थे, ये हमारे लिए भी जरूरी था और सरकार के लिए भी, मैं कहूंगी तो सरकार के लिए भी बड़ा अवसर है कि जो वादे उन्होंने किए थे और जो वादे उन्होंने तोड़े, आज वो ये बताए कि वो वादे क्यों तोड़े हैं। जो जिस तरह की चाहे रोजगार का वादा हो, चाहे काला धन लाने का वादा हो, ये तमाम जो वादे थे, आज हमने इन पे सवाल उठाए। मुझे लगता है संसद के अंदर, क्योंकि देखिए भाषणबाजी तो चलती रहती है, चुनाव में चलती है, लेकिन संसद में जवाब देने का अलग बात है। ठीक है, संसद में जब भी सत्र चलता है
सैकड़ों अवसर होते हैं जब सरकार जवाब देती है, उसमें स्टार्ट क्वेश्चंस भी हैं, तारांकित सवाल भी हैं, ध्यानाकर्षण है, बहुत सारे उपबंध हैं जिनके तहत सरकार जवाब देने के लिए बाध्य है। खैर वो अलग का विषय है। मैं एक सवाल अभी पूछ रहा था शायद रुचि लिंगम साहब से, वही आपसे भी पूछता हूं, फिर राजीव जेटली के पास जाऊंगा। अच्छे से टेक ऑफ हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन, पूछे टीडीपी ने अच्छे से किया, उसके एमपी ने, उसके बाद आप भुजलिंगम साहब आपसे नहीं, मैं पंखुड़ी पाठक से पूछ रहा हूं। उसके बाद और वक्ता बोले, फिर राहुल गांधी बोले, एक टेम्पो बना। उसके बाद राहुल जी गए प्रधानमंत्री को झप्पी देने, वहां तक टेम्पो मेंटेन रहा कि भाई चलो लोकतंत्र की एक उदार तस्वीर, ऐसा भी होना चाहिए। लेकिन उसके बाद पिक्चर ऑफ द डे आ गई, कांग्रेस का प्रेसिडेंट, देश की सबसे पुरानी पार्टी, गांधी नेहरू परिवार, विपक्ष का चेहरा, विद इन द हाउस अपनी ऑफिशियल सीट पर बैठकर आंख मारने की फोटो आ जाए। आपको नहीं लगता कि जो आप लोगों ने कसरत की वो इशू ही डाइवर्ट हो गया, फोकस ही डाइवर्ट हो गया, डिरेल हो गया पूरा आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन? अमिताभ जी देखिए, आपके शायद हिसाब से सबसे मेन जो आज की पिक्चर थी, विजुअल थी, वो था, लेकिन आज जिस विजुअल पे सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो विजुअल है जहां पर राहुल जी ने जाकर प्रधानमंत्री जी को गले लगाया था। इसकी भी चर्चा हो रही है, बहुत बड़ा मैसेज इसकी भी चर्चा हो रही है, इसका भी मैसेज बहुत बड़ा है जी। देखिए ये अलग अलग देखने का इसमें एक नजरिया हो सकता है। उन्होंने जो ये आंख मारने की जो बात कर रहे हैं अपनी स्पीच के दौरान तो किया नहीं, किसी गलत व्यक्ति को तो आंख मारी नहीं, किसी से कोई बदतमीजी या कोई इस तरह का तो कुछ नहीं किया, लेकिन एक अपने ही सहयोगी को जो उनको धन्यवाद शायद दे रहे थे या फिर उनकी शायद प्रशंसा कर रहे थे कि आपने अच्छी स्पीच दी, एक तरीका ये अपनी बात को कहने का, रखने का, धन्यवाद देने का हो सकता है, उसको मुझे नहीं लगता इतनी गलत तरह से देखना चाहिए। ये धन्यवाद का ये तरीका आपकी ड्राइंग रूम में अच्छा होता है, खान मार्केट में, कॉफी शॉप में अच्छा होता है, सिनेमा में अच्छा होता है, यूरोप घूमने जाइए वहां अच्छा लगेगा, संसद में नहीं। अभी आप आके आने से पहले मैंने एक उदाहरण सामने रखा था, राइट फ्रॉम पंडित जी टू सोनिया गांधी। कभी ऐसा आचरण हुआ किसी का क्या? इतना छोटा मसला नहीं है। खैर, राजीव जेटली साहब, राहुल गांधी का भाषण, मैं बाकी पिक्चर्स पर बाद में आऊंगा, झप्पी और ये राहुल गांधी का भाषण कम से कम इस बात को तो सामने रख ही गया। अभी एक ट्रेंड दिखता है हिंदुस्तान में कि मोदी जी का नाम लेकर लोग उन पर आक्रमण नहीं करते, उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स। राहुल गांधी ने उस बैरियर को तो आज तोड़ ही दिया, उन्होंने भाजपा का नाम ही नहीं लिया, जो कुछ अटैक किया सीधे 1-to-1 प्राइम मिनिस्टर पर। बाकी छोटी रीजनल पार्टीज को देखिए, वो लोग भाजपा का नाम लेकर अटैक करते हैं, प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लेते सामान्यतः। उस बैरियर को तो तोड़ा ना, तब ये तो कम से कम राहुल गांधी ने स्थापित करने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री पर आक्रमण किया जा सकता है और मैं कर सकता हूं। राजीव जेटली, देखिए पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से बहुत लंबे टाइम से एक चर्चा चल रही थी कि वो एक भाषण देंगे, एक स्पीच देंगे, उसके बाद एक अर्थक्वेक आएगा बड़ा सा। हमने एनडीआरएफ को भी बोला, जापानीज एक्सपर्ट भी बोला। सुनिए मैं अभी पूरा सिलसिलेवार हर बात पे आऊंगा। मैं एनडीआरएफ को भी बोला, जान माल का नुकसान ना हो, ये भी हमने सुनिश्चित किया कि उस भूकंप के बाद दिल्ली हिलेगी, देश हिलेगा, बिल्डिंगें टूटेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन राहुल गांधी जी अपना भाषण देते चले गए, जो लगभग पिछले 3-4 सालों से देते हुए आ रहे हैं, वही भाषण दिया, कुछ अलग नहीं दिया उन्होंने। लेकिन उस भाषण में उन्होंने आज एक बात साथ में रखी, किसी प्रेसिडेंट को कोट कर दिया उन्होंने, और कोट करके बोला उन्होंने मुझे ये बोला था। अभी थोड़ी देर पहले उनके विदेश मंत्री की एक स्टेटमेंट आई जिन्होंने खंडन किया इस बात का। तो हम केवल इतना पूछेंगे, राहुल गांधी जी, इटली के एयरपोर्ट के बाथरूम में जो व्यक्ति आपको मिला था वो शायद वो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस नहीं था, वो आप गलत फहमी में रह गए, उसकी शक्ल जरूर मिलती होगी, उसने कुछ और कहा होगा और आप राफेल समझ गए उसे। दूसरी बात, एक भी मुद्दा उन्होंने ऐसा नहीं उठाया जिस गंभीरता के साथ आज अविश्वास प्रस्ताव लाया गया
उस गंभीरता को कहीं पर भी हमने नहीं देखा कि राहुल गांधी के अंदर वो नजर आई हो। प्रोटोकॉल एक होता है, आप ये बजट सेशन नहीं था जो बजट कंप्लीट होने के बाद आप किसी के पास जाएं, उसे शुभकामनाएं दें, बजट के लिए शुभकामनाएं दें, उनका आशीर्वाद लें, उनसे प्यार लें। ये बहुत सीरियस डिबेट थी आज, जिस सीरियस डिबेट को सर्कस में तब्दील कर दिया गया, वो सर्कस पूरे देश ने देखा। नहीं हो सकती राजीव, मैं केवल यही बोलना चाहता हूं, ये बहुत सीरियस डिबेट थी। हाँ। आप 4 सालों से जो बात कहते हुए आ रहे हैं, केवल यही बात कह रहे हैं आप। आज कौन सी नई बात आपने कही? एक बात भी आपकी तर्क के साथ नहीं थी, एक बात भी आपकी एविडेंस के साथ नहीं थी, एक बात भी आपने ऐसी नहीं कही जो आज से पहले ना कही हो। अगर सारी बातें पुरानी थी तो अविश्वास प्रस्ताव किस बात के लिए लाया? राजीव, आप तो प्रश्न उठता ही है। ठीक बात, आपकी बात पर एक बात कह के मैं मुकेश नायक आऊंगा। मुकेश नायक आपके पास, मेरा अपना तजुर्बा कहता है, इतने वर्षों का राजनीतिक रिपोर्टिंग का, लगभग 30 साल का, 90% सियासतदान एक टेप तैयार करते हैं और 5 साल तक उसको बजाते हैं, फिर अगले पंचवर्षीय योजना के बाद दूसरा टेप तैयार करते हैं। मैं नाम लेके भी बता सकता हूं। इलेक्शन कैंपेन में देख लीजिए, सामान्य तौर पर देख लीजिए, आप उनके भाषण की अगली लाइन बता देंगे। स्टीरियोटाइप पॉलिटिक्स है भारत में, छोड़ दीजिए अभी इसको। मुकेश नायक साहब, एक सवाल बड़ा अच्छा उठाया राजीव जेटली ने। राहुल गांधी ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि मुझे फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है फ्रांस की गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के साथ कि सीक्रेट रहेगा ये डील। और राहुल जी ने यह भी कहा कि मुझसे फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा जाओ पूरे हिंदुस्तान को बताओ ये। और आज शाम होते होते फ्रांस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस बात का खंडन कर दिया और उसने कहा नहीं, भारत और हमारे बीच में ऑफिशियल सीक्रेसी पैक्ट है। बात तो गलत साबित हो गई भाई मुकेश नायक। बिल्कुल बात गलत साबित नहीं हुई। ये विषय मैनिपुलेट किया जा रहा है। फ्रांस की लोकसभा में फ्रांस की सरकार ने जो बयान दिया है उसमें इस बात को एडमिट किया है कि कोई गोपनीय संबंध हमारे खरीदी में हो ही नहीं सकते, एकदम पारदर्शी डील है ये। और उसने रेट्स को कोट किया है। राफेल डील के जहाज को 1600 करोड़ में खरीदा गया, ये रेट उसने कोट किया है फ्रांस की लोकसभा में। ये बिल्कुल पारदर्शी तरह से उठाया गया मामला, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। और फ्रांस के राष्ट्रपति से जो राहुल गांधी की मुलाकात हुई है, राजीव जेटली, मुकेश नायक कह रहे हैं कुछ गड़बड़ नहीं। आपकी मजबूरी हो सकती है, एक फ्रांस की गवर्नमेंट की मजबूरी नहीं हो सकती कि वो झूठ बोले। वो आपकी मजबूरी है। मैंने यही कहा कि आपने सर्कस बना दिया आज आपने अविश्वास प्रस्ताव को सर्कस बना दिया। आपको एक कंपैरिजन के साथ आना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था कि ये देखिए ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये आपके 4 साल का है, ये हमारा बिजली उत्पादन था, ये आपके 4 साल का है, ये 1 रुपए का चेक हम किसानों को देते थे मुआवजे के रूप में, ये आप 500 रुपए का देते हैं, ये आपने एमएसपी निर्धारित करी है, ये हमारी एमएसपी हुआ करती थी, आप इतनी सड़कें हम बनाते थे, इतनी आप बनाते हैं। अब किसी ना किसी फिगर के साथ तो आते। मैं यही तो कह रहा हूं कि आपकी मजबूरी है। मुकेश जी, आप बहुत समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। जरूरी नहीं है कि आपका जो नेतृत्व करने वाला है वो भी आप जितना बुद्धिजीवी हो। उनके पास शायद वो समझ नहीं थी। उन्हें समझाइएगा कि अविश्वास प्रस्ताव सर्कस नहीं होती है। अविश्वास प्रस्ताव पार्लियामेंट के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, ठीक है, नहीं किया जाता है। राजीव, एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद आएंगे। तो मैं बुची लिंगम साहब के पास पहले जाऊंगा और उनसे पूछूंगा क्या आपको इस वक्त ये लग रहा है कि आप जिन इश्यूज को लेकर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे वो इश्यूज तो बैक सीट पर चले गए। अब झप्पी पर बहस हो रही है, राफेल पर बहस हो रही है और आंख मारने पर बहस हो रही है। एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, साथ ही कुछ खास मेहमान आज के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। अमिताभ जी, जिस तरीके से अभी कुछ देर बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, उसके बाद वोटिंग होगी, तो क्या मान लिया जाए कि यह स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि कौन किसके साथ है, कौन नए दोस्त किसके साथ बन रहे हैं और कौन किसका साथ छोड़ रहा है? जी अनुपम, क्या एक बार फिर से कहिएगा? अमिताभ जी, मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी संसद को संबोधित करेंगे कुछ देर बाद, उसके बाद वोटिंग होगी, तो क्या उसके बाद यह मान लिया जाए, समझ में आ जाएगा कि कौन किसके दोस्त बने हैं, कौन किसके साथ है, किसने किसका साथ छोड़ा है, क्या तस्वीर उभर रही है? अनुपम, मुझे लगता है वो तस्वीर तो पहले साफ हो गई। दो
नॉन बीजेपी पार्टीज ने अपना रुख साफ कर दिया। शिवसेना कभी ठंडा कभी गर्म, उसने भी 50% राहत दे दी बीजेपी को एब्सटेन करके। वो खांचा तो खिंच गया, पाला खिंच गया, और संख्या में अब कोई रुचि नहीं देश की। और मुझे तो ऐसा लगता है शायद डिवीजन हो भी नहीं, वॉइस वोट से ही हो जाएगा। मुझे नहीं लगता विपक्ष डिवीजन मांगेगा। मुकेश नायक से पूछ लेते हैं और बुचीलिंगम साहब से। मुकेश नायक साहब, अभी जो लोकसभा में गणित दिख रहा है इस वक्त, क्या कांग्रेस डिवीजन मांगेगी? देखिए, मैंने पहले आपको कहा था कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये जय पराजय के लिए है ही नहीं, इसलिए डिवीजन आए चाहे नहीं आए इसका कोई महत्व है ही नहीं। हमने तो मौलिक रूप से जैसे एक राफेल डील को इसमें रखा, जो प्रधानमंत्री जी अभी तक इस देश में हरिश्चंद्र बने हुए थे, उनको ये बता दिया कि 520 का जहाज आपने 1600 करोड़ में खरीदा है, और बीच में जो HEL कंपनी के माध्यम से सौदा होना था उसको हटा दिया, और एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से ये सौदा किया, एक ऐसे पूंजीपति की कंपनी है जिसको इस तरह की डील का कोई एक्सपीरियंस कभी नहीं रहा हिंदुस्तान में, और ये बहुत बड़ी दलाली उसको चली गई, और देश को 520 करोड़ का जहाज 1600 करोड़ में खरीदना पड़ा। जो प्रधानमंत्री आज तक हरिश्चंद्र बने हुए थे, हमारी सरकार को स्कैम सरकार बोलते थे, 2G को फलाना ढिकाना को CAG की रिपोर्ट में जितना बड़ा चढ़ा के बताया गया, 2G स्कैम का क्या हुआ, न्यायालय ने उस बरी किया कि नहीं किया, सारे केस को खत्म किया कि नहीं? मैं राजीव से पूछ लेता हूं, बीजेपी के प्रतिनिधि बैठे। राजीव, मुकेश नायक का कोर इशू है प्राइम मिनिस्टर की इमेज को राहुल गांधी ने कटघरे में खड़ा कर दिया, जो वो कहना चाह रहे हैं राफेल डील पर। फ्रांस ने क्या कहा छोड़िए, वो कह रहे हैं 500 समथिंग करोड़ का जहाज 1600 करोड़ में लिया। यही बात मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कही थी सॉरी, यही बात थोड़ी देर पहले कही थी कि 8 साल पहले एक एग्रीमेंट हुआ था। जो एग्रीमेंट हुआ था या नहीं हुआ था, उस पर आगे बढ़ना था या नहीं बढ़ना था। रुकिए मुकेश, विमान खरीदने थे या नहीं खरीदने थे, अभी इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। क्या एग्रीमेंट किया था, ऑन पेपर था, एक भी प्रोक्योरमेंट नहीं हुई थी, ना होनी थी। बात केवल इतनी आ रही है कि एक एग्रीमेंट, अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आपके सामने शायद बहुत जल्द आ जाएंगे उस बारे में। अभी तो राहुल गांधी जी ने अपनी सर्कस दिखाई है, ऑथेंटिक डिस्कशन तो अभी होनी है, अभी तो ऑथेंटिक डिस्कशन होनी है, उसके तर्क और इसके रिजल्ट वापस निकल करके आने हैं। वो एक अलग सब्जेक्ट है, मैं अभी उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन एक बात जो आपने विषय उठाया वो उसके ऊपर जरूर रहना चाहता हूं कि हाँ, एक इशू उठाया, 5 साल से जिस इशू को उठाया जा रहा है, 4 साल से उठाया जा रहा है, वही कंटिन्यूटी आज भी मेंटेन रखी, उसी तरीके की बातें रखी गई, वही बातें जो गली कूचों में अपने नेताओं से बुलवाई जाती हैं वही पार्लियामेंट में बोली। प्रश्न यह उठ रहा है कि आज अविश्वास प्रस्ताव, उसके मायने होते हैं, वो किस लिए लाया गया, जब आपको मालूम था कि ना जनता हमारे साथ है, न सांसद हमारे पास हैं। अगर सब कुछ आपके पास नहीं था तो आपने इतना बड़ा जो नाटक खेला, क्या राहुल गांधी राजीव आपको रोकेंगे। अविश्वास प्रस्ताव लाने की एक प्रक्रिया है, और अगर विपक्ष उस अर्हता को पूरा करता है तो उसके पास संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, उस पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। बुचीलिंगम साहब, यही एक छोटा सा सवाल जो मैंने मुकेश नायक से पूछा, आपसे भी पूछूंगा। नंबर्स पता है सबको, क्या आप, चूंकि मूव आपने किया है आपकी पार्टी ने, क्या आपकी पार्टी हाउस में लोकसभा में डिवीजन मांगेगी या वॉइस वोट से हो जाने देगी? देखिए हमारा प्रस्ताव जो करने का है, आज सदन में हम जो प्रस्ताव निकाले हैं, 4 साल के पीछे से हम बोलते हुए आ रहे हैं, वो प्रस्ताव को देश के सामने लगाने के लिए जब प्रधानमंत्री जी ने और फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कई बार बोल चुके सो मुद्दे पर आज तक भी कुछ नहीं हुआ। आज ने राजनाथ मेरा सवाल दूसरा है, राजीव एक मिनट, मेरा सवाल दूसरा है भाई मित्र, मैं ये पूछ रहा हूं क्या टीडीपी डिवीजन मांगेगी या नहीं?
क्या देश ये जान पाएगा प्रस्ताव के पक्ष में कितने वोट और विपक्ष में कितने? तीर्मान कई को लगाए, ये मुद्दे पर ही हम लगाए ना। आज दुनिया को मालूम होना है, इसको सोचना चाहिए। जो भी आज आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के साथ ना इंसाफी हो रहा, ये देश को मालूम होना चाहिए। ठीक है, मुझे लिंगम साहब, मेरा सवाल दूसरा था, आप रिप्लाई दूसरी बात कर रहे हैं। ठीक है मुझे लिंगम साहब, ठीक है। पंखुड़ी पाठक, मुझे ये समझाइए, समाजवादी पार्टी के नजरिए से इस अविश्वास प्रस्ताव पर 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे वोटिंग हो ही जाएगी। वॉइस वोट हम लोग मानकर चलते हैं, वॉइस वोट की स्थिति बने, या बहुत होगा तो डिवीजन हो जाएगा, वोट हो जाएगा। ये अध्याय समाप्त हुआ। विपक्ष के नजरिए से भारत की राजनीति में इस प्रस्ताव के बाद क्या मौलिक अंतर आ जाएगा? क्या समीकरण बदलेंगे जमीन पर? देखिए, एक तो जो सबसे बड़ी आज बात सामने आई है वो ये है कि इससे साफ हो जाता है कि कौन सा दल कहां पे खड़ा है, किस तरफ खड़ा है और किस मुद्दे पे कहां। जैसे हमने शिवसेना का देखा, भाजपा बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये बात बहुत भरोसे से कह रही थी कि हमारे साथ आएंगे, लेकिन उसके बाद भी वो बचे, क्योंकि कहीं ना कहीं जवाब देना जनता को भाजपा के खिलाफ भी नहीं गए। पंखुड़ी खिलाफ नहीं, साथ भी नहीं है ना, वो तो अलायंस आधा ठंडा आधा गर्म कर रहे हैं। अलायंस में तो साथ है ना, और भाजपा ने ये भरोसे से बोला था कि हमारे साथ आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक उनको भी ये बात, भाजपा को भी पता लगी है कि जो उनके साथी दल हैं आज वो भी किस तरह से बच रहे हैं उनके साथ आने से। और दूसरी बात ये कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि आज बहुत अहम कुछ सवाल उठे हैं, सवालों पर प्रधानमंत्री, ठीक है, सवालों पर बात हम सुबह से कर रहे हैं, जवाब पंखुड़ी सवालों पर बात करिए ना, कुछ और चीजें भी समझ लेना चाहिए, व्यवहारिक चीजें। सवाल की बात तो सैद्धांतिक तौर पर ठीक है ही, सवाल हो उनके जवाब आए लोकतंत्र में। एक अपोजिशन में एक बहुत बड़ा छत्रप दल है नवीन पटनायक, बीजू जनता दल। बीजू जनता दल विपक्ष की नाव पर सवार क्यों नहीं हुआ? उसने भी शिवसेना वाला रास्ता अपनाना बेहतर समझा। क्या आपको नहीं लगता विपक्ष के लिए झटका है? देखिए, सब हर दल बड़ी ताकत है बीजू जनता दल उड़ीसा में। नवीन बाबू मोदी लहर में भी जीत कर आए थे। उतना कद्दावर छत्रप आपकी नाव में नहीं बैठा। क्यों? देखिए, हर दल की और हर प्रदेश की एक अपनी राजनीति है, और हर किसी ने, हर दल ने जो उसको सही लगा उसके हिसाब से निर्णय लिया है। और जहां तक उनकी बात है, बीजेडी की जहां तक बात है, तो जो उनको अपने राजनीतिक समीकरण के हिसाब से जो चीज सही लगी उन्होंने वो किया। लेकिन मैं फिर वही कहूंगी कि कौन कहां आया वो एक मुद्दा वो है, लेकिन दूसरा मुद्दा ये भी है कि आज सवाल क्या उठाए गए। एक नैरेटिव जो भाजपा ने सेट किया हुआ था, जिन बातों पे नैरेटिव बदल जाएगा, नैरेटिव बदल गया है, ठीक है पंखुड़ी, बदल गया है। आज हम अलग विषय पे चर्चा कर रहे हैं, पहले नहीं करते। ठीक है पंखुड़ी, निहोर यादव साहब, क्या अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री जी का भी संबोधन होना है थोड़ी देर बाद, उसके बाद 2019 की लाइन और लेंथ तय हो जाएगी चुनाव की? अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात जो क्षण के इस डिबेट में आया है, और टीडीपी के मित्र ने कहा कि ये स्पेशल स्टेटस हमको नहीं मिला, इसीलिए मैं अविश्वास प्रस्ताव लाया हूं। नहीं, स्पेशल स्टेटस तो आप भी मांग रहे हो बिहार के लिए, वो भी नहीं मिल रहा। हाँ, सुना जाए, जरा सुना जाए। मैं सैद्धांतिक बात मैं बोल रहा हूं। ये सबसे सैद्धांतिक बात, पहली बार हिंदुस्तान में किसी एक स्टेट के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव आया है, जैसा टीडीपी के मित्र ने कहा। हालांकि उनको स्पेशल स्टेटस मिले, उनके हम खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी राज्य के हित के लिए इस देश में पहली बार प्रधानमंत्री जी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। ये देश के मुद्दे पर आते हैं, और देश के मुद्दे पर यह विश्वास प्रस्ताव नहीं आया। ये सबसे सैद्धांतिक सवाल है। दूसरा बात मैं कहना चाहता हूं, ठीक है यादव जी, समय कम है, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए मेहरबानी करके। आप बिहार भी स्पेशल स्टेटस मांग रहा, जिसको केंद्र ने नकार दिया। नीतीश बाबू फिर भी कह रहे हैं कि हम अपनी मांग छोड़ेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल, ये देने को तैयार नहीं, के साथ हैं, मांग छोड़ेंगे नहीं। हम मुद्दे उठाते रहेंगे,
जिस किसी भी हो हम मुद्दे उठाते रहेंगे। हमारा स्पेशल स्टेटस का मुद्दा है बिहार का, वो हम उठाते रहेंगे। दूसरी बात तो मैं कहना कुश्ती हो जाएगी, देने वाला आपका दोस्त, वैसा ही हम एक ही गठबंधन, और फिर भी आप मुद्दा उठा रहे और मिल नहीं रहा। राजीव जेटली, योर लास्ट कमेंट जी। नूरा, क्या इस 1 घंटे बाद जब प्रधानमंत्री बोल चुकेंगे तो क्या राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के आज के भाषणों के बाद देश का पॉलिटिकल नैरेटिव बदलेगा? देश की जनता जो चाहती है, देश की जनता जिसके साथ है और देश की जनता के लिए जो किया जा रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पारदर्शिता चाहिए देश की जनता को, ईमानदारी चाहिए देश की जनता को, देश की जनता को बुनियादी सुविधाएं चाहिए, और बुनियादी सुविधाएं जब लोगों के घरों में पहुंचती है तो नो डाउट बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के सर्वाइवल खत्म हो जाते हैं, खतरे में पड़ जाते हैं। और वो खतरा आज आपको देखने को भी मिला जब आज किस मुद्दे के ऊपर चर्चा हुई। क्या हुई इस मुद्दे पे चर्चा कि हमारी बिजली प्रोडक्शन कितनी थी और कितनी आ गई? क्या हुई इस मुद्दे पे चर्चा कि आपने कितने गैस सिलेंडर? अरे भैया आप बोलोगे ना, क्या हुई इस? अरे लड़के की बड़ाई लड़के की मौसी करेगी। मैं बिल्कुल वही, लड़की की मौसी अपनी लड़की की बड़ाई करेगी। आप भी अजब बात है। आप ये देखिए, आप क्या ये उम्मीद करते हो विपक्षी दल आपकी तारीफ क्यों करें? आप केवल ये देखिए, आप केवल ये देखिए। राजीव जी रुकेंगे, वक्त की हमारे पास कमी है, रोकना होगा मुझे आपको। जितना भूखा रखोगे, अमिताभ जी के पास आना होगा। राजीव जी वक्त की हमारे पास कमी है, रोकूंगा मैं आपको। इतना भूखा रखे कि खाने के अमिताभ जी जिस तरीके से तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा, राजीव जी रोकूंगा मैं आपको, वक्त की हमारे पास कमी है। अगर उसको आप तो खाने की बात कहते हो, बिल्कुल अगर 50 करोड़ लोगों की, ठीक है राजीव। अमिताभ जी वक्त की हमारे पास कमी, राजीव जी को रोकना होगा, आपके पास आना होगा संपादकीय टिप्पणी के लिए। जिस तरीके से तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा है, और अभी प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, उसके बाद क्या तस्वीर उभरती है वो भी जाहिर तौर पर देखा जाएगा। लेकिन राजनीति में हम अक्सर देखते हैं कोई भी चीज फिक्स नहीं रहती है। देखिए मुझे लगता है जो बात राजीव जेटली अभी कह रहे थे उनकी अपेक्षा ही गलत है। विपक्ष का मूल काम ही ये है, धर्म ही ये है कि जिन मुद्दों पर आप चूके उनको देश के सामने लाए। यही धर्म है और ये होना भी चाहिए, इसमें क्या ऐतराज है भाई? आपने कितने गैस बांटे उज्ज्वला में, ये आप बताओ ना। आप ये उम्मीद राहुल गांधी से क्यों करते हैं, मुलायम सिंह यादव से क्यों करते हैं? नहीं, फिर तो लोकतंत्र चलेगा ही नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दो धुरी है, दो पहिए हैं जो लोकतंत्र के रथ को खींचते हैं। वाजपेयी कहा करते थे कि 51 और 49 का खेल हर वक्त नहीं चलता। और मुझे याद है जवाहरलाल जी के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव आया उनकी सरकार के खिलाफ, तो जितने मैंडेटरी कोरम है दस्तखत का वो भी पूरा नहीं था। जवाहरलाल जी ने कहा लेकिन नहीं फिर भी मंजूर करो अविश्वास प्रस्ताव। देश कुछ कहना चाहता है तो मैं सुनूंगा, केवल नंबर गेम ही महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन हां, दो बातें जरूर सामने आ गई। 19 के आधे मुद्दे तय हो गए विपक्ष की ओर के, दोस्त तय हो गए विपक्ष की ओर कौन कौन नाव में बैठेगा। नारा भी तय कर दिया गया 19 का, लिख लीजिए मेरी बात। 19 में यह नारा चलेगा, चौकीदार नहीं भागीदार, नारा भी तय हो गया। अब आधे मुद्दे, आधे दोस्त तो दिख गए हमको बीजेपी के साथ कौन कौन है, देश ने देख लिए, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के दौरान देख लिए। अब 19 में एनडीए का नैरेटिव क्या होगा, बीजेपी का नैरेटिव क्या होगा, यह आप अभी कुछ मिनटों बाद देखना शुरू करेंगे जब प्रधानमंत्री बोलेंगे। मेरे लिए, मैं पिछले 3 दिनों से कह रहा हूं, इस अविश्वास प्रस्ताव के 3 उद्देश्य थे। इलेक्शन का नैरेटिव सेट करना, विपक्ष चाहेगा कि मैं एकजुटता दिखाऊं, एनडीए अपना फैलाव चाहेगा, दोनों के लिए यह कसौटी है। और तीसरा, अगर राहुल गांधी नारा सेट कर सकते हैं तो नरेंद्र मोदी तो वो बेहतर ओरिएटर हैं। मुझे लगता है वो भी कोई एक अद्भुत नारा जरूर देंगे जो 19 में एनडीए का एक मुख्य केंद्र बिंदु बनेगा इलेक्शन कैंपेन का। वो तीनों काम अविश्वास प्रस्ताव से पूरे हुए। सब मेरे ख्याल से टीडीपी को भी ये पता होगा, चंद्रबाबू गारू को भी, कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर जब प्रस्ताव रखा जाएगा तभी टीडीपी की मांग पर चर्चा होगी। उसके बाद पूरे बहस में आंध्र की मांगे नहीं आएंगी और आई भी नहीं। उससे कोई बहुत हानि लाभ भी नहीं होना, कोई उसका तार्किक परिणति नहीं होनी थी। मुद्दा था 19 के लिए, 19 के बैटल ग्राउंड के लिए एक कथानक तय करना चुनाव का।
19 की फिल्म का अनुपम जी 18 में ट्रेलर दिखा है। ट्रेलर देख लीजिए, अंदाज लगा लीजिए 19 की फिल्म कैसी होगी। धन्यवाद अमिताभ जी आपका, साथ ही साथ तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।